अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सालाना अहदाफ के मुताबिक तेलंगाना में आमदनी बढ़ाने के तरीक़ों पर तवज्जो दी जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारक और मुख्तलिफ हुक्काम के साथ इजलास में शिरकत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से असम्बली का मुख्तसर सेशन तलब किए जाने का इम्कान। हैड्रा बिल मंजूर किए जाने की तवक्को। मुसानती तरक्याती कामों पर मुबाहिस का भी है इम्कान। तेलंगाना हुकूमत लोगों को घरों से कर रही है बेदखल। मुसानती के नाम पर ढाए जा रहे हैं मकानात। रेवंत रेड्डी हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं। साबिक रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। तेलंगाना में रोज़ाना औसतन 20 अफराद की सड़क हादसात में हलाकत। तमाम तर हिफाजती इक़दाम अख्तियार किए जाएँ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जारी किया शऊर बेदारी वीडियो। रतन टाटा के इंतकाल पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने पेश किया खिराज। सरकारी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने मुल्क में बेरोज़गारी की बीमारी फैला दी। नौजवान शदीद मुतासिर। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। और ज़ालिम इसराइल ने गजा में पनाहगुज़ी कैंप में मौजूद 27 बेघर फ़लस्तीनों को बमबारी करके शहीद कर दिया। शुहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 42,000 से भी बढ़ गई। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक इजलास में शिरकत की और रियासती अहदेदारों को आज हिदायत दी कि वो रियासत के सालाना अहदाफ यानी निशानों के मुताबिक आमदनी बढ़ाने के तरीक़ों पर तमाम तर तवज्जो मरकूज़ करें। वज़ीर आला के साथ इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमारक, रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान के अलावा रेवेन्यू से जुड़े रियासती महकमों के हुकाम और अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आमदनी के सालाना निशानों को पूरा करने के लिए महकमों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इम्कान है कि तेलंगाना हुकूमत असम्बली का एक मुख्तसर सेशन तलब करेगी जो एक दिन का हो सकता है या फिर 2 दिन जारी रहेगा, जिसमें हैड्रा के बिल को मंजूर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि असम्बली सेशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में मुनक़िद हो सकता है। इस मौके पर मुसानदी तरक्याती कामों समेत दीगर उमूर पर मुबाहिस भी मुतवक्को है। साबिक़ रियासती वज़ीर दाखिला और BRS लीडर महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत लोगों को घरों से बेदखल कर रही है और मुसानदी के नाम पर घर ढाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत में एक भी मुस्लिम वज़ीर को शामिल नहीं किया गया, जबकि KCR के दौर हुकूमत में एक मुस्लिम शख्स को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया गया था। ये कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, मुसलमानों को धोखा देती है, सारे लोगों को धोखा देती है। आप जानते हैं ना, KTR साहब सब चीज बताएंगे आपको हमारे साथ कैसा धोखा किया गया। हमें सिर्फ वायदे किए गए, गारंटियां बताए गए, मगर किसी पे अमल नहीं किया गया। एक मुसलमान मिनिस्टर को नहीं बनाया गया। आप उसके मुकाबले में KCR साहब को देखिए, उन्होंने डिप्टी सीएम का ओहदा दिया आपके भाई को, उन्होंने होम मिनिस्टर का ओहदा दिया। इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। ये सेकुलरिज्म बोलने से नहीं चलता, मुसलमानों को हर जगह फिसादात में उलझाने से नहीं चलता। ये रेवंत रेड्डी के बारे में जो आप सुन रहे हैं, किस तरह गरीबों को खत्म करें। अरे KCR साहब डबल बेडरूम बनाए थे, ऐसी क्या जल्दी है मूसी बनाने की? सिर्फ कमीशन के लिए मूसी का काम शुरू करने की बात की जा रही है। गरीबों को बेघर किया जा रहा है। एक जमाना पहले इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान, और सबसे पहले मकानों से बेघर करने वाले रेवंत रेड्डी है। यही उनकी पॉलिसी है। इनका बेस ही बीजेपी से है, आप जानते हैं। तो इसलिए आज हमारे पार्टी में बहुत से नौजवान भाई शिरकत की है पार्टी में, उनका मैं वेलकम भी करता हूं। और आपसे एक ही बात कहता हूं, हिंदुस्तान में कोई अगर सेकुलर पार्टी है तो वो BRS पार्टी है। सेकुलर लीडर है KCR साहब है और KTR साहब है। ये फैमिली है पूरी काम करने वाली, आपके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और आपकी अच्छी खुशहाली देखने वाली है। तो BRS साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने तेलंगाना के वज़ीर कोंडा सुरेखा की जानिब से मुबीना इल्ज़ामात के बाद उनके खिलाफ नामपरी कोर्ट में केस दर्ज करवाया। मुजरिमाना हतक इज़्ज़त केस की कॉपी मीडिया को फराहम की गई, जिसमें कोंडा सुरेखा से बरसरेआम माज़रत ख़ाही का मुतालबा किया गया है। याद रहे कि कोंडा सुरेखा ने कहा था कि BRS दौर में उस वक्त के वज़ीर KTR ने मुबैना तौर पर टॉलीवुड की कई हीरोइनों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया था। उसी वक्त से दोनों के बीच इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा और अब KTR की जानिब से कानूनी नोटिस रवाना की गई है।
बल्दी अहदेदारों ने जिला एडिशनल कलेक्टर अरुणाश्री के अहकामात के मुताबिक रामागुंडम FCI गौतमी नगर में बगैर इजाज़त के तामीर करदा एक इमारत को गिरा दिया। हैड्रा की तर्ज पर इस इमारत का इन्हदाम अमल में लाया गया है। गैर मजाज तामीरात के खिलाफ तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत इन दिनों कड़ा और सख्त रवैया इख्तियार कर रही है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुल्क भर में हर साल औसतन 1,60,000 अफराद सड़क हादसात में हलाक होते हैं, जबकि रियासत तेलंगाना में रोज़ाना औसतन 20 अफराद सड़क हादसों में हलाक हो रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आइए दशहरे के इस मौके पर अहद करें कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करेंगे, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनेंगे, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि ख़तरात की अलामत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूनम प्रभाकर ने सिलसिले में एक शऊर बेदारी वीडियो भी जारी किया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। నా మాట ఒక్క మాట దయచేసి వినండి. ప్రమాదం చెప్పి రాదు, వచ్చిన తర్వాత మనం చెప్పడానికి ఎవరు ఉండరు. తెలంగాణ రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఒక తల్లికి బిడ్డగా నా తల్లి కూడా నేను బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తలు చెప్తుంది. సంవత్సరానికి భారతదేశంలో 1,60,000 మంది చనిపోతా ఉన్నారు. తెలంగాణలో కూడా ఈ రోజు సగటున రోజుకి 20 మంది చనిపోతా ఉన్నారు. ఈ ప్రమాదం అనేటువంటిది చెప్పొచ్చేది కాదు కాబట్టి మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండాల్సినటువంటి బాధ్యత మనదే. దసరా చెడుపై గెలుపు మంచిగా ఉండాలని ఆయుధ పూజ చేసుకుంటాం. కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి ఆయుధ పూజ చేసే సందర్భంలో ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకోండి, ట్రాఫిక్ రూల్స్ను పాటిస్తామని. హెల్మెట్ ధరిస్తాం, సీట్ బెల్ట్ ధరిస్తాం, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేయాలని నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను. గుర్తుపెట్టుకోండి, మద్యం తాగి వాహనం నడపద్దు. విజ్ఞప్తి, అది ప్రమాదానికి సూచిక. బతుకమ్మ దసరా శుభాకాంక్షలు. CPIM लीडर श्रीनिवास ने इल्जाम लगाया कि मजलिस पुराने शहर हैदराबाद में मनमानियां कर रही है। कांग्रेस लीडर फिरोज खान पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, जो कि हैरत अंगेज बात है। उन्होंने भी कहा कि हमला आवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। नामपल्ली MLA माजिद हुसैन जो विजयनगर कॉलोनी में पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर जो विजिट करने के लिए आए, सो कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान के ऊपर जो अटैक किया, वो अटैक को CPM सिटी कमेटी की तरफ से हम मजम्मत कर रहे। MIM MLA का ये गुंडागिरी है, गुंडाइज़म है, जो पब्लिक इश्यू के ऊपर किसी पार्टी ने किसी जगह पे जा सकते, पब्लिक इश्यू को हल करने के लिए कोशिश कर सकते। हमारे इलाके में क्यों आया बोल के पूछते हुए MIM लोकल लीडर्स और MLA डायरेक्टली पर्सनली इन्वॉल्व होते हुए अटैक करे, पुलिस के सामने अटैक करे, पुलिस के ऊपर भी अटैक किया। अभी पुलिस ने दोनों के ऊपर केसेस बुक किया। ये गलत बात है। जो अटैक किया, हमला किया MIM वाले, केसेस होना MIM के खिलाफ होना। जो जितने MIM का राउडी शीटर्स इन्वॉल्व हुआ उसके ऊपर पूरों को केस बुक करके अंदर डालना है। वो छोड़ के दोनों के ऊपर केस बुक करना कैसा करेक्ट होता, कैसा सही होता? और दूसरी बात, इतना इंसिडेंट होने के बाद अभी तक कांग्रेस से कोई रिएक्शन नहीं है। कांग्रेस के इतना पॉपुलर लीडर के ऊपर अटैक हुआ, फिरोज खान के ऊपर, क्यों कांग्रेस पार्टी कंडेम नहीं कर रहे? पुरानी शहर में MIM का ऐसा हमला, ऐसे गुंडाइज़म हर जगह पे हो रहा है। पर दुनिया में डेमोक्रेसी होना बोल के बोलते, जमहूरियत होना बोल के बोलते, बट पुरानी शहर में तो मोबोक्रेसी होता। हम जो करना चाहते वही करते रहता। अपोजिशन वाले किसी जगह पे नहीं जाना, पूरा अपोजिशन के ऊपर ये ऐसे हमला करते हुए पूरों को रोकना। पुराने शहर में हम अकेले एक ही पार्टी रहना है, ये तरीका भी MIM वाले चला रहे। उसको रोकना, उसको बंद करना। डेमोक्रेसी पुराने शहर में भी होना, लॉ एंड ऑर्डर होना, अपना पुलिस एक्ट वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होना। बट पुराने शहर में इससे पहले भी CPM वर्कर्स के ऊपर अटैक किया, MBET वर्कर्स के ऊपर अटैक किया, कांग्रेस सीनियर लीडर्स शब्बीर अली जैसे लोगों के ऊपर अटैक किया, सियासत एडिटर के ऊपर गंदा डाले, बहुत ऐसे इश्यूज तैयार किया। फिर अभी नया भी देख रहे, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकल MLA एक्स मेयर इतना ओपनली चैलेंज करते हुए ये बात कर रहे। पुलिस के ऊपर भी अटैक किया, क्यों अभी तक एक्शन नहीं लिया? MLA के ऊपर क्यों एक्शन नहीं किया, क्यों अरेस्ट नहीं किया अभी तक? इमीडिएट होना बोल के CPM की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं। सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर गंगाराजू दुर्गा प्रसाद ने कहा कि आज के दौर में दिमागी सेहत बहुत बड़ी नेमत है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर उन्होंने कहा कि जहनी बीमारियों से कई मसाइल का सामना होता है और इंसान अमलन कमज़ोर हो जाता है। गजवेल हल्के में अहदेदारों ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए हैं। इस्तिफादा कुनंदगान को तहसीलदार दफातर पर ये चेक्स
हवाले कर दिए गए। नामवर हार्ट सर्जन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर पी वेणुगोपाल का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने करियर में 50,000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज मुकम्मल की थी। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने उन मुसीबतों का जिक्र किया जिसका उन्होंने साबिका वैएसआर कांग्रेस दौर हुकूमत में सामना किया था। बाबू ने कहा कि उन्हें 53 दिन जेल में रखा गया, जहां उन्हें कत्ल करने की भी मुबैना कोशिश की गई। उन पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए। उनकी नकल हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। उन्हें मच्छरदान और गर्म पानी तक सरबराह नहीं किया गया। चेन्नई से कोयम्बतूर जाने वाली इंडिगो परवाज में बम रखे जाने की झूठी इत्तला मिली, जिसके फौरी बाद इसे हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। तलाशी लेने पर कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं की जा सकी। इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। नागर कर्नूल जिला में एक चीते की मुश्तबा हालत में मौत हुई है। मुतालिका हुकाम ने इसका पोस्टमार्टम किया है और इसकी मौत की वजूहात को जानने के लिए मजीद जांच और तहकीकात की जा रही हैं। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद मौसम किसी कदर खुशगवार हो गया। चंद दिनों से गर्मी में इजाफा दर्ज किया जा रहा था, तहम मानसून के आखिरी दिनों में फिर एक मरतबा बारिश से शहरियों ने राहत की सांस ली है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। रतन टाटा चारशंबे की रात 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। टाटा ग्रुप के मुताबिक साबिक चेयरमैन का इंतकाल मुंबई के एक अस्पताल में हुआ, जहां वो इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में जेर इलाज थे। टाटा सन्स के जिम्मेदार एन चंद्रशेखर ने अपने बयान में कहा कि गहरे दुख के साथ हम रतन टाटा को अलविदा कहते हैं। एक वो गैर मामूली रहनुमा थे जिनकी बेशुमार खिदमात से न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हमारी कौम की बुनियादें तश्कील पाईं। 86 साला सनतकार ने इसी हफ्ते के आगाज़ में अवाम से कहा था कि उनका अस्पताल में क़याम उनकी उम्र और मुतल्लिक़ा सेहत के मसाइल की वजह से एक मामूली तिबी मुआयने का एक हिस्सा है, लेकिन चारशंबे के रोज़ उनकी सेहत मज़ीद बिगड़ गई और उन्हें हस्पताल में दोबारा भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सदर जमहूरिया मुर्मू, वज़ीर आज़म मोदी और दीगर कई सरकर्दा शख्सियात ने रतन टाटा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। सरकारी एजाज़ात के साथ उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। और इस दौरान दीगर कई अहम शख्सियात के साथ साथ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भी रतन टाटा के इंतकाल पर सदमा और दुख का इजहार किया और कहा कि वो हिंदुस्तान के अजीम सनतकारों में से एक थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेवंत रेड्डी ने लिखा कि एक बसीरत वाले लीडर, इंसान दोस्त और हिंदुस्तान की कारपोरेट दुनिया में लेजेंडरी शख्सियत श्री टाटा की ज़िंदगी आजिज़ी और कामयाबी का गैर मामूली नमूना था। उनकी गैर मामूली क़यादत में टाटा ब्रांड ने बेमिसाल बुलंदियों को छुआ, नए उफ़क़ को फ़तह किया, हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र से सरशार किया और हिंदुस्तान को आलमी सनती ताकत बनाने में उन्होंने एक बेमिसाल ताउन और अनमिट निशान छोड़ा है। उनकी मौत से हिंदुस्तान ने न सिर्फ एक सनती लीडर बल्कि एक सपूत को खो दिया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में बेरोजगारी की बीमारी उसने फैलाई है। नौजवान इससे शदीद मुतासिर रहे और उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। मोदी की जानिब से नोटबंदी और GST जैसे इक़दाम का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने बेरोजगारी को आम किया है, जिससे मुल्क का नौजवान मुतासिर हुआ। देश के युवा सिर्फ रोजगार चाहते हैं और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। किसी भी प्रदेश में जाओ और पूछो भाई यहां पे बेरोजगारी की बीमारी है, ये देखो, जहां भी हम जाते हैं एक नई बीमारी चली है, बेरोजगारी की बीमारी। वो हिंदुस्तान के युवाओं को लगती है और उनके भविष्य को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बीमारी कैसे आई मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की।
कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि हरियाणा में ईवीएम के सिलसिले में तहरीरी और दीगर शिकायत दर्ज करवा दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन से इस पूरे मामले को रुजू किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की शिकायत को संजीदगी से नोट किया है और इस सिलसिले में जांच करवाने का भी यकीन दिलाया गया। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं, और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ और जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत की गई और उमर अब्दुल्ला को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसराब उनके चीफ मिनिस्टर बनने की राह हमवार हो गई। मीडिया से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस की तायद वाली चिट्ठी का इंतजार है, जिसके बाद वो राजभवन रवाना होते हुए तश्कील हुकूमत का दावा पेश करेंगे। मीटिंग के हवाले से जो फैसला हुआ है वो आप जानते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। मैंने अब या तो आप सुनते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर ले। और अब बात फ़लस्तीन के हवाले से। ज़ालिम इसराइल ने गज़ा में पनाहगज़ी कैम्प में पनाह लिए हुए 27 बेघर फ़लस्तीनियों को बमबारी करके शहीद कर दिया है। बमबारी का वहशियाना वाक़या गज़ा पट्टी के वस्ती इलाके में पेश आया। दूसरी जानिब क़ाबिज़ सयूनी फ़ौज ने हिज़्ब मामूल इस क़त्ल-ए-आम के जवाब पेश करते हुए कहा कि वहाँ इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के मुजाहिदीन मौजूद थे जिन्हें निशाना बनाया गया।
काबिज फौज की वहशियाना बमबारी में कई लोग जख्मी भी हुए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। इस बमबारी के दौरान अब्दुल हादी नामी शख्स के अफराज ख़ानदान 3 मंजिला इमारत की बमबारी की जद में आए और कई शहरी जख्मी हुए हैं। इस इमारत पर इसराइली फ़ौज ने मिसाइल फायर किए थे। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा के इलाके जबलिया में भी बमबारी जारी रखी है और बमबारी का ताज़ा सिलसिला 6 दिनों से जारी है। जबलिया में इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी हमले भी शुरू कर दिए। एक साल के दौरान इसराइल के बदतरीन हमलों में 42,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि लगभग 1 लाख फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। सालाना अहदाफ के मुताबिक तेलंगाना में आमदनी बढ़ाने के तरीक़ों पर तवज्जो दी जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्क और मुख्तलिफ हुकाम के साथ इजलास में शिरकत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से असम्बली का मुख्तसर सेशन तलब किए जाने का इम्कान। हैड्रा बिल मंजूर किए जाने की तवक्को। मुसानती तरक्याती कामों पर मुबाहिस का भी है इम्कान। तेलंगाना हुकूमत लोगों को घरों से कर रही है बेदखल। मुसानती के नाम पर ढाए जा रहे हैं मकानात। रेवंत रेड्डी हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं। साबिक रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। तेलंगाना में रोज़ाना औसतन 20 अफराद की सड़क हादसात में हलाकत। तमाम तर हिफाजती इक़दाम अख्तियार किए जाएँ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जारी किया शऊर बेदारी वीडियो। रतन टाटा के इंतकाल पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने पेश किया खिराज। सरकारी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने मुल्क में बेरोज़गारी की बीमारी फैला दी। नौजवान शदीद मुतासिर। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने लगाया इल्ज़ाम। और ज़ालिम इसराइल ने गजा में पनाहगुज़ी कैंप में मौजूद 27 बेघर फ़लस्तीनों को बमबारी करके शहीद कर दिया। शुहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 42,000 से भी बढ़ गई। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।